Vande Mataram. Vande Mataram. Right, and joining us after a very long time, Pradeep ji. I really wonder what happened. I really wonder what has happened. Let's ask him. Hemant Kamble Saab. Hemant Kamble Saab. Jai Hind, Jai Maharashtra. How are you, sir? I am fine. Namaskar. Sir, if you're fine, then why haven't you joined us for such a long time? You've been missing in Yes, action. for a long time. मैंने कहा पता नहीं नाराज हो गए हमसे या तो और फिर मैं बहुत खुश हो गया. मैंने कहा बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे काम में. Must be very busy. Hemant Kamble sir. राजू जी वॉल्यूम का प्रॉब्लम है. There's a problem about the volume. Gentlemen, please increase it. He can't hear me properly. And if Mr. Hemant Kamble can't hear me, I have a problem then with all of you. Sir, can you hear me now? सर अभी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज तो आ रही है लेकिन पूरी खुलकर नहीं आ रही. जो आपकी जो दमदार आवाज है वो नहीं आ रही. जी वो जान करके सर, वो जान करके नहीं आ रही. वो यहाँ पर काफी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मैं दमदार आवाज. आपकी आवाज दमदार न हो. हाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है. राइट. प्रदीप जी आप पूछ लीजिए पहले. उसके बाद हेमंत जी कैन यू हियर. हेमंत जी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में अब ये कि लाड़की बहन स्कीम, लाड़की भाई स्कीम ये लेके एकनाथ शिंदे जी समझ रहे हैं कि जीत गया, महायुति हैज वन. और लाड़की बहन की स्कीम के लिए पूरे हर जगह लाइन पे लाइन, कतार पे कतार लोगों के रश है महिलाओं का वो फॉर्म लेने के लिए. अल्टीमेटली ऑनलाइन फॉर्म सब लेके. तो क्या ये स्कीम्स गेम चेंजर है हेमंत जी? क्या ये स्कीम्स गेम चेंजर है महायुति के लिए? गरीब के थाली में पुलाव आ गया. आप समझिए कि नजदीक चुनाव आ गया. क्या बात. तो ये लाड़की बहन है, लाड़का भाऊ है. जी हेलो. जी we can hear you properly. We can hear you लाड़का loud and बहन, clear. लाड़का भाऊ, अब लाड़का दामाद, लाड़की बहू, लाड़का जावई, लाड़की बहू सगळंच येत जातात. हेलो. जी सुन रहे हैं सर. ये जो चुनाव के दरमियान जिस तरह की योजनाएं महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर कर रही है, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र पर आज की तारीख में करीबन 8 लाख करोड़ का कर्जा है. महाराष्ट्र के ट्रेजरी में कितने पैसे हैं और क्या प्लानिंग किया है इन्होंने, क्योंकि ये लाड़की बहन योजना है, जहां तक मुझे जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इनको 46,000 करोड़ रुपीस लगने वाले इसका जो फंड एलोकेशन है जी. और अभी जो लाड़का भाऊ इन्होंने जो किया है या स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड मनी देने वाले हैं उनको इंटर्नशिप के लिए, उसमें करीबन 6,000 करोड़ का खर्चा आएगा. तो करीबन 50,000 करोड़ का ये जो एलोकेशन फंड एलोकेशन कहाँ से करने वाले. तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौर में या इलेक्शन आने वाले हैं इसके लिए इस तरह की घोषणाएं करना, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं मतदारों को और नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो योजनाएं हैं वो इलेक्शन के दरमियान ही क्यों आती है. जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को जो झटका लगा है, तो मुझे लगता है ये जो योजनाएं आ रही है वो इसका ही कारण है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने की ये कोशिश कर रहे हैं. तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों मिलकर आने वाली इलेक्शन किसी भी हाल में जीतने ही है. इसके लिए जिस तरह के ये खेल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे महाराष्ट्र के ऊपर इतना कर्जा होने के बावजूद ये फंड्स एलोकेशन कहाँ से होने वाले, यह हमारा पहला सवाल है. और जैसे जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो लाड़का जावई, लाड़की सोन, इस तरह के और घोषणाएं कर देंगे. मतलब जितने वोट है, जितने बटोरने हैं, उसके लिए ऐसी योजना ये डिक्लेयर करते रहेंगे. जी. But do you think they'll be able to pay out even one? Because the elections are around the corner. So by the time they are able to, work out the paperwork, तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी. And they won't be able to pay anything. हेमंत कामले साहब. जी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया ठीक से.
सर मेरा ये कहना है कि अभी पेपर वर्क इसका कंप्लीट नहीं हुआ है. कैन यू हियर मी सर? All right. We'll have to stop you right there. We'll get the audio checked. Can we do it again, please? Yes. Thank you. We should be. Thank you, gentlemen. Thank you. Now Thank you. everybody is questioning. I mean, ये जो point आप 2-3 दिन से लगातार आप सरकार से पूछ रहे हो, now ये पैसे आप लाएंगे कहाँ से? आपने भी वही फिगर कहा कि 46,000 करोड़ के आसपास Plus 10,000 crores. Yes. 56,000 crores. Yeah. तो ये कहाँ से 56,000 करोड़ कहाँ से Per लाएंगे? month. 56,000 crores a month. Where are you going to get Where it you from? going to get it from? That's you've been asking this continuously. I don't think any BJP spokesperson or anybody has any answers to that. Any clue also to how the money is going to come. And if at all it happens. And why? Why should the money be paid? No, hang on a minute. I have a very fundamental question. This was a fundamental question being asked even earlier, if you remember, by a lot of people. And I used to be one of them, and then later on we were convinced that ठीक है अभी हो गया. Like for example, slums. Mumbai में there are slums which are there on government land. Pradeep ji? बिल्कुल. They are encroached. They are all on encroached land. Slum dwellers जितने भी हैं, सब लोग झोपड़पट्टी वाले जो हैं, सभी के सभी गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, और उनको हम लोग SRA स्कीम के तहत हम लोग घर दे रहे हैं. ठीक है? So the people from the middle class, everybody who works his, whatever off for just to get a roof over his head, he asked कि यार अच्छा होता मैं भी स्लम डवेलर हो जाता तो मुझको भी मुफ्त में मिल जाता. तो मेरा ये कहना है कि वाई जो ग्रेजुएट है, जो आदमी डिप्लोमा होल्डर है, या जो आदमी 10th क्लास पास है या 12th क्लास पास है, 12th क्लास पास है शायद, उसको आप 6,000, 8,000 और 10,000 रुपए दे रहे हैं. मतलब कि वो नौकरी ढूंढे ही नहीं. Is that what you're trying to do? That is a fundamental question. Let's try and go back across to Mr. Hemant Kamble and let's see if he can hear us. Hemant Kamble साहब, is the audio better now? हेमंत कामले साहब, क्या अभी आपको आवाज आ रही है सर? जी. सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि why should these guys be paid this much? And where is Hemant Kamble साहब? I can't see him. All right, I can see him now. सर मेरा ये कहना है 10,000, 8,000, 6,000 ये आप पैसे दे रहे हैं लोगों को. क्या आप चाह रहे हैं कि लोग नौकरी ढूंढे ही नहीं? हेमंत कामले साहब, देखिए ये मेरा तो ये पहले से मानना है कि लोगों को आप काबिल बनाओ जी, ना कि अपाहिज बनाओ जी. आप जिस तरह से ऐसी योजनाएं डिक्लेयर करते हैं, फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, फिर वो कांग्रेस हो या कर्नाटक में उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की थी, या मध्य प्रदेश सरकार ने की थी, या तो केंद्र सरकार, आप लोगों को अनाज बांटते हो फ्री में. आप यहाँ पर लोगों को अभी 10,000 देने की बात करते हो, 6,000 देने की बात करते हो, या 1,500 देने की बात करते हो, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ. मैं समझता हूँ कि आपको काबिल बनाना पड़ेगा. आप स्टूडेंट्स हैं जो पढ़कर आपसे मतलब डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आप उनको नौकरी देने के बजाय आप इस तरह से 5,000 देंगे, 6,000 देंगे या 10,000 देंगे. आप उनको काबिल कब बनाओगे? उनके लिए रोजगार की जो उपलब्धि है वो कब उसको मुहैया कराओगे? मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई भी इस तरह का एक प्लान जो होता है ना. हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लानिंग है, हमारे पास हेल्थ प्लानिंग नहीं है, हमारे पास मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इतने सारे हैं. यहाँ पर टूरिज्म में बहुत सारे जॉब अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस है, वहां पर से आप जॉब क्रिएट कर सकते हो. प्रॉब्लम ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस यहाँ पर ठीक से कर नहीं पाए. अब देखिए पूना में कितने सारी जो आईटी कंपनियां हैं, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे से शिफ्ट हो रही है, बैंगलोर और इस साइड, बैंगलोर हैदराबाद से. तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा. आज कोंकण जैसा जो प्रदेश है वहां पर आप टूरिज्म की बहुत सारी वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसके बारे में सरकार के पास कोई ठोस डेवलपमेंट प्लान नहीं है. हमने जो डेवलपमेंट प्लान दिया था 2014 में, उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो भी आपके पास बहुत सारी नौकरियां आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे रोजगार क्रिएट कर सकते हो, लोगों को छोटे छोटे बिजनेस प्लान दे सकते हो. लेकिन यहाँ पर ऐसे है कि वोट की राजनीति के लिए आपको सिर्फ जो पब्लिसिटी स्टंट करना है वो स्टंट करना है बस इनको. हेमंत कामले साहब,
हेमंत कामले साहब, यहाँ जी। पर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू बट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। ये पहली बार मेरी बात हुई थी राज ठाकरे साहब से इस विषय के बारे में, एंड देन ऑल्सो आई गिवन द सेम एग्जाम्पल। और उसके बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जयंत पाटिल, उस वक्त उनसे मैंने बात करी, ये वगैरह वगैरह बात करी, उनका वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने जो पुणे के ट्रैफिक की बात करी, बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, एब्सोल्युटली ट्रू, और जिनके बैक ऑफिसेस, मल्टीनेशनल्स के बैक ऑफिसेस पुणे में होते थे, दे हैव शट डाउन एंड दे गोइंग समवेयर एल्स, क्योंकि दे कांट कंट्रोल द ट्रैफिक। सर, लंदन का ट्रैफिक भी एक जमाने में इसी तरह होता था, इट वाज अनकंट्रोलेबल। तो यहां की कंपनी, मुंबई की कंपनी मैस्टेक करके कंपनी थी, हेडेड बाय अशंक देसाई, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बाय द लंदन मेयरल्टी, दैट इज द लंदन, जिसको इक्विवेलेंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मुंबई, कि आप हमारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए। एंड डू यू नो समथिंग, दे वर एबल टू डू सो विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर उन्होंने लंदन की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करी एंड मेड द ट्रैफिक स्मूथ। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान हम निकालते हैं और हमारे पास यहां पर कोई नहीं है ये बोलने के लिए कि भैया आपने लंदन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, हमारी भी सॉल्व कर दो। आई एम श्योर देयर मस्ट बी एन इक्विवेलेंट ऑफ मैस्टेक राइट नाउ। आई एम श्योर देयर मस्ट बी। We have AI experts, we have IT experts who are solving the world's problems. Why can't we solve our own? Hemant Kamle साहब। राजू सर, ये टॉपिक पर हम कितनी बार बात कर चुके हैं जी। मैं आपके शो पर ही मैंने पूरी जो मेरे स्टैटिस्टिक्स से बताए थे। देखिए कैसे है ना कि ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम है, वी आर नंबर 3rd इन द वर्ल्ड। Yes. फर्स्ट इज इस्तांबुल, तुर्किस्तान, second is Bogota in Colombia, Yes. and third is Mumbai, the largest, the biggest traffic problem of our country. We are spending more than 70,000 crores. We are wasting, not spending. We are wasting 70,000 crores per annum in traffic. Yes. So we are wasting fuel like petrol, diesel, CNG, whatever. Yes. So this government is not serious. We have 26 roads which are not yet joined according to 1981 development plan. अगर जो मैं 1981 की बात कर रहा हूँ, आज 19 और ये करीबन 40 साल के ऊपर हो गए, आज तक हम वो जो 1981 का डेवलपमेंट प्लान अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और 26 ऐसे लिंक है जो मुंबई के ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति ने व्हील पावर नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं। आप कितने चाहे मेट्रो चलाओ, आप कितने चाहे जो सी लिंक से रोड बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो ये तो प्रॉब्लम होने वाला ही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो रोजगार की जो बात है, तो पहली बात तो जो ट्रैफिक की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। एक शहर की आबादी की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बाहर हम निकल चुके हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मैंने यही डिबेट में, आपके डिबेट में कहा था कि इस शहर की जो एक ये है एरिया है 434 स्क्वायर किलोमीटर, उसकी कैपेसिटी जो है, हम लोग अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो नॉट मोर देन 45 lakhs, उसके आगे होनी नहीं चाहिए, लेकिन वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 2 crores। अगर हमारा सेंसस अगर ठीक से हो जाए, क्योंकि 2011 के बाद हमारा सेंसस है, तो वी डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। Yes. तो मुंबई की बात नहीं, मैं तो पूरी महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आज पूना, जो मुंबई की हालत है उससे भी बदतर हालत आज पूना के है। आप जिस तरह के डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन हो गई है कि कॉन्क्रीट इज द डेवलपमेंट, तो ये जो प्रॉब्लम आज होने वाले हैं, जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, ये फिर ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम है, फिर कम समय में ज्यादा बरसात हो रही तो फ्लड के प्रॉब्लम है, हर जगह फ्लड हो रहा है। आज की तारीख में दुनिया भर में जहां पर देखो फ्लड हो रहा है, क्योंकि हमने पूरा नेचुरल जो बैलेंस है उसको बिगाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसके बारे में सभी सरकारों ने सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो अभी आप देख रहे हो कि जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है, तो कभी मुंबई ठप होती है, कभी आप देखिए तो अभी ये मुंबई के जो एमएमआर रीजन के जो भिवंडी, थाना, डोंबिवली, कल्याण या पनवेल, आप देखिए क्या हालात है यहाँ पर। तो ऐसे हालात में यहाँ पर फिर इंटरनेशनल कंपनीज कैसे आएंगे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है।
अब जॉब क्रिएट कैसे होंगे? हेमंत जी, ये उसको जो जॉब का ही प्रॉब्लम है जो आप जो पूरे- भीड़ देख रहे हो, आप जो भीड़ देख रहे हो, 2 दिन पहले एयर इंडिया में रिक्रूटमेंट था, 2000 लोगों का, 25,000 लोग जमा हो गए, वहां स्टैम्पेड हो गए इन कलीना, इन सेंटा क्रूज ईस्ट कलीना, एयर इंडिया। उससे पहले पूरे देश में हमने देखा बारूच में जिस प्रकार से स्टैम्पेड हो गया था कि चंद वैकेंसीज के 13 सीट्स के लिए 13 लाख लोग आ गए। यूपी में 60,000 कांस्टेबल जॉब के लिए 50 लाख लोग अप्लाई। तो ये एक इवन मुंबई महाराष्ट्र में अलग अलग पुलिस नौकरी भर्ती पर पूरे भीड़ के भीड़ एंड द गवर्नमेंट सेज द एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। मोदी साहब कह रहा है कि आरबीआई स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 8 करोड़ जॉब्स लास्ट 4 साल में मैंने क्रिएट। तो वेर हकीकत कुछ और दिख रहा है, असलियत कुछ और है। एकनाथ शिंदे सेज एफडीआई बढ़ गया, फडणवीस साहब कह रहे हैं एफडीआई इज इंक्रीज्ड, वी आर डेवलपिंग। तो हकीकत आप जमीन से जुड़े हो, हाउ डू यू सी हाउ ग्रेव इज द सिचुएशन? हेमंत जी, देखिए प्रदीप जी, प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर जो नौकरियां जो ग्लोबल पार्टनर्स यहाँ पर आ रहे हैं या एफडीआई के जरिए बाहर की जो कंपनी आ रही है, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को जो रोजगार मिले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आप देखिए, मैं पहले बार बार कहता हूं ना कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहीं ना कहीं खोट है, गलतियां है, इनको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के जो भी इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, डिप्लोमा करते हैं, ग्रेजुएट किए, इनकी सैलरी कितने देते हो? जो भी बच्चे हैं उनको 20,000 के ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। ऐसे में सरकार ये सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? आप यहाँ पर जो मुनाफाखोरी है, इंडस्ट्रियल जो यहाँ का जो सिंडिकेट है, इनका मुनाफा बढ़ाने के लिए और जो भी अब देखिए कितने लोग जो है, इनकी जॉब जो है पहले जो 58 ईयर्स में जो रिटायर्ड होते थे, अभी ऐसे कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए 2-2 साल में जॉब चेंज किए जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिर लेबर पॉलिसी, लेबर Is आज there a लेबर policy, sir? हेमंत जो कामरे पॉलिसी है साहब, is there a policy? जी, पॉलिसी है भी क्या? नहीं वही तो मैं बात करता हूं कि जो भी पॉलिसीज है, देखिए 46 आई थिंक इनके लॉस थे, उनको बदल के 4 में तब्दील कर दिया। जी। तो अब यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है लेबर्स को। एम्प्लॉय इज द बॉस, एम्प्लॉयर इज द किंग, एम्प्लॉयज आर द स्लेव्स। गुलाम हो गए एम्प्लॉयज, इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दे कांट रेसिस्ट, दे कांट, मतलब वो कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं कर सकते। जी। आज आंदोलन किया, कल उनकी नौकरी जा सकती है। पहली बात तो इनकी बेसिक जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी है, उसको बढ़ाइए। उनको मैं तो कहता हूं ना कि आज की तारीख में आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर है, उसकी सैलरी शायद 780 रुपीज है, और जो अनस्किल्ड है उसको 580 रुपीज या 540 रुपीज है। आप इसको बढ़ाइए, आप ऐसे भी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हो, तो इनकी सैलरी बढ़ा के 25,000 कर दीजिए और उनको स्लैब इनकम टैक्स स्लैब में लेके आइए। 2,000 रुपए उनसे टैक्स लीजिए, उनको 25,000 सैलरी दो और 25,000 सैलरी में उसको 2,000 टैक्स लो। करीबन 70 से 75 करोड़ जो ये है, जो वह युवा है, उनको टैक्स स्लैब लेके आपके जो आप ट्रिलियन के जो 5 ट्रिलियन के सपने, तो पूरा हो जाएगा सपना आपका। आइडियाज बहुत सारे हैं, आपको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन फिर आपको जो इनको फेवर करना है पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फैमिलीज को, तो उनका नुकसान करना है या फिर युवाओं का फायदा करना और देश को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में फिर इस देश के जो भी अभी जिसको लीड कर रहे हैं या सपना दिखा रहे आने वाले समय में कि भारत महाशक्ति बनेगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीरता से इसकी सोच करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन तो हर चीज का है। तो आगे जाके जिस प्रकार से मोदी जी यहाँ पर आए थे, तो आप अलॉन्ग विद ऑल द अदर थिंग्स, उन्होंने जो टनल वर्क कर रहे हैं, कल्याण यार्ड के बात किए, शक्ति कार्गो टर्मिनल नवी मुंबई में बात किए, तो बात करते करते मोदी साहब ने यह भी बात किया जो आपने कहा कि कोंकण हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। ये मोदी साहब ने कहा था जब आए थे मुंबई, एकनाथ शिंदे जी भी थे। तो क्या इसमें कोई ठोस कदम? One is the Prime Minister identifies there's a problem, then there's a solution. डेवलपमेंट हो सकता है, टूरिज्म बढ़ सकता है, और उन्होंने स्पेशली मुझे याद है कोंकण बेल्ट के बारे में कहा कि यहाँ पर टूरिज्म पैराडाइज हो सकता है। तो क्या हेमंत जी इस पे कुछ आपको लग रहा है कि ये सरकार विल मूव इन द राइट डायरेक्शन? एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस, महायुति। नहीं देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि आप मोदी जी आते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि हम मुंबई को
मुंबई का प्रोग्रेस करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन यहाँ के जो भी बिजनेस हाउसेस है सब बाहर लेके जा रहे हैं। आप गुजरात में डायमंड बॉस आप लेके गए, लेकिन वहां पर सक्सेस वापस आ गए सिर्फ डायमंड के व्यापारी। आप जो भी है कॉटन का जो यहाँ पर बिजनेस है वो यहाँ पर सूरत में लेके गए, या डायमंड बोर्स लेके गए थे अहमदाबाद में। हुआ क्या उसका? आप ग्लोबल बिजनेस सेंटर बना रहे हो उधर गांधीनगर में। तो मुंबई का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म करके आप यहाँ पर आके, अब इलेक्शन आ रही है इसके लिए आप कहते हो कि मुंबई को हम लोग डेवलप करेंगे। और क्या डेवलप करेंगे? मुंबई कभी खत्म नहीं होगा। मुंबई का जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है वो कभी खत्म नहीं होगा। और क्योंकि देखिए यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है, वो एक्सेप्टेंस आपको अदर कोई भी सिटीज में मिलेगा। यहाँ पर जो भी आता है वो मतलब देश के कोने से आता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर ठीक से अपनी रोजी कमाता है। लेकिन अदर सिटीज में फिर इस तरह के माहौल क्यों नहीं है? आप गांधीनगर में जाते हो, आप अहमदाबाद में लेके जा रहे हो, आप सूरत में लेके, लेकिन वहां पर सक्सेस क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस एक्सेप्टेंस को समझना पड़ेगा और इस तरह की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। सर यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने एक छोटी सी बात कही अभी, जिसके बारे में आजकल डिस्कशन नहीं होता है, नोबडी डिस्कसेस इट नाउ। मुंबई शहर में उस वक्त बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज हुआ करता था यहाँ पे। उसके कई साल बाद तक textiles used to be one of the major exports of India, not just Mumbai and Maharashtra. Mumbai and Maharashtra, of course, used to be the driver of that. Today, we are nowhere in textiles. Why is that? हमारे सारी मिल्स बंद हो गई, उसके बाद पावर लूम्स आए, वो भी बंद हो गए, फिर उसके बाद वो सारा शिफ्ट कर गया सूरत की तरफ और गुजरात की तरफ चला गया, और आज की तारीख में द चाइनीज हैव टेकन ओवर एवरीथिंग। हेमंत कामले साहब, देखिए इसकी शुरुआत तो 1980 के आसपास हुई है, जब इमरजेंसी खत्म होगी। उसके बाद देखिए कि 1981 82, शायद मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन 1982 के आसपास को जो मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक हुआ जी, और उसके बाद जो मुंबई के जो हालात बदले। देखिए ये मुंबई जो एक मैनचेस्टर ऑफ एशिया जो कहा जाता था, तो यहाँ के जो मिले शिफ्ट हो गई, फिर मुंबई के बाहर गई, फिर यहाँ पर जो भी मिल की जगह उसको डेवलप करके बड़े बड़े मॉल्स आ गए। अभी भी देखिए जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज थे, फिर वो टाटा का स्पेशल स्टील हो, महिंद्रा हो, आज महिंद्रा में क्या हो रहा है? वहां पर भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़े होने लगे। ऑलरेडी टाटा स्टील जो है नॉर्थ मुंबई में, वहां पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गए। तो ये जो है ना कि इनकी मेरे समझ में ये नहीं आता कि पॉलिसी क्या थी। जब आपको हेवी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो जगह दी थी वो लीज पर दी गई थी, ना कि आपकी खुद की जमीन थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, फिर कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस में थे या फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, या अभी की बीजेपी कांग्रेस और एनसीपी, बीजेपी शिवसेना और एनसीपी की सरकार हो, ये सभी जो है ना, ये इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रियल फैमिलीज है इनके साथ मिले हुए। तो पॉलिसी को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर इतने सारे जो रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स, वहां पर एक नियम है कि भाई वीकर सेक्शन के लिए घर होने चाहिए। वीकर सेक्शन के घर कहाँ गए? इंडस्ट्रीज पर जो बिल्डिंगें बन रही है जी, जो मिल्स थी या जो भी हेवी इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पर जो बिल्डिंग्स बनी, यहाँ पर जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, तो वीकर सेक्शन के लिए जो घर चाहिए थे, यहाँ का जो नेटिव था वो मुंबई छोड़कर बाहर जा रहे, क्योंकि वो यहाँ के घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके लिए जो घर थे वो कहाँ गए? सरकार में बैठा है या फिर अपोजिशन में बैठे, कोई एक सवाल नहीं पूछता इसके बारे में जी। तो पॉलिसीज को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर ये जो गठबंधन चल रहा है ना, इससे मतलब कोई सिमिलर पार्टी का क्या होता है, जैसे कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना, ये तो जो अपोजिशन है और इनका भी गठबंधन चल रहा है। ये अपोजिशन जो पावर में बैठे वो और इंडस्ट्रियल फैमिली, तो प्रदीप जी अक्सर ये बात कहते हैं। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने पूछा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं पूछा उन्होंने। सर आज की तारीख में आजकल जब बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर, इंडस्ट्रियलिस्ट और ये बाकी जितने भी लोग हैं, वही अगर सरकार में आ गए तो लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे इंसाफ लेने के लिए? अगर बिल्डर ही मंत्री है तो किसके पास जाएगा आदमी इंसाफ मांगने के लिए? हेमंत कामले साहब, Sir, this nexus is going to destroy the whole country. जी, आपने इंडस्ट्रियल्स को दे दिया राज्यसभा में जगह, दूध गए थे बीच में, राजकुमार दूध गए थे वहां पर
जी यहाँ पर मंगल प्रसाद लोढ़ा है, वो अब मंत्री बने सरकार में। अब देखिए ना, हर एक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट, तो पॉलिसी जब बनती है तो इनके तो कंसर्न लेते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, ऐसी कोई रोक टोक तो है ही नहीं कि कौन मंत्री बने या कौन एमपी बने या एमएलए बने, ऐसे रोक टोक तो नहीं है। लेकिन जो डिसीजन होगा वो कॉमन पब्लिक के हित में होना चाहिए। मेरा जो सवाल है कि भाई, लीज पर जो जगह दी गई थी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, वहां पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहे, तो इसका ये जो I3 जोन के जो जितने जगह थी वो रेसिडेंट जोन में अगर कन्वर्ट होते तो व्हीकल सेक्शन के घर कब बनेंगे, कहां बनेंगे और क्यों नहीं बन रहे, और इसके लिए सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है विधानसभा या अधिवेशन में? सभी पार्टियां इस पर चुप क्यों है? जी प्रदीप जी। हेमंत जी, दूसरा एक चीज है, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि मैंने मुंबई को लंग्स दे दिया, मैंने 300 एकड़ जमीन जो साउथ मुंबई में है उसको सेंट्रल पार्क बनाने का स्कीम है, कोस्टल रोड से टच करके महालक्ष्मी रेस कोर्स तक, आई एम फ्रीइंग इट एंड विल बी फुल ऑफ एयर, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, अलग अलग चीज एकनाथ शिंदे जी का कहना है। और वहां से उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी आलोचना कि ये नहीं जरूरत था, ये इसमें फ्रॉड है, इसमें स्कैम है। तो ये हकीकत क्या है? यू हैव बीन स्टडीइंग दिस वेरी क्लोजली, बहुत पहले भी आप बहुत बात कर चुके हैं इस विषय पर। क्या ये सचमुच एक लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा, द लंग्स ऑफ मुंबई? क्या एकनाथ शिंदे जी इज राइट व्हेन ही इज सेइंग दैट? एंड व्हाई इज आदित्य ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे क्रिटिकल? वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार, असमझदार सरकार। प्रदीप जी, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये नेक्सस है कि भाई जब ये आप पावर में होते हैं तो अगर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पावर में थे तो शायद यही डिसीजन लेते हो। अब देखिए, मोदी जी आए, उन्होंने जो गोरेगांव मुलुंड टनल का उन्होंने जो ये किया, भूमि पूजन किया, तो सेम टाइम थाना और बोरीवली, इसको भी वो कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 20 गुना ज्यादा हमारा नेशनल पार्क है जी कोई, मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई शहर होगा जिसको लगकर इतनी बड़े जो ग्रीन जोन होगा। उसके बावजूद आर्कियोलॉजिकल हमारी इतनी बड़ी वहां पर एक धरोहर है। देखिए, कानेरी केव्स हो, मंडपेश्वर हो या महाकाली केव्स हो, और वो जो बेल्ट है एवूर और उस बेल्ट में इतनी हमारी आर्कियोलॉजिकल इतनी बड़ी धरोहर है, उसको आप कैसे कंजर्व करने वाले हो? इसके बारे में किसने सोचा है? कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि इनका क्या होगा। आप जो भी टनल लेके आएंगे, बोरीवली से लेके आते हो, थाना से बोरीवली, वो उस नेशनल पार्क के नीचे से आएगा, तो वहां के जो बर्ड सेंचुरी है, एनिमल सेंचुरी, उसका क्या होगा? यहाँ पर आप मुलुंड और गोरेगांव से लेके, तो ये सब दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या मतलब? मैं बार बार कहता हूँ कि ये सीमेंट पर आपका इतना प्यार है, इतना प्यार बढ़ गया है कि ये हम लोग जो इसको जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीमेंट को हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, कंक्रीट को हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इसका जो हम लोग अभी जो हर्जाना भुगत रहे हैं ना, कि ये हर जगह बाढ़ आ रही है, कम समय में बारिश हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के इतने सारे हम देख रहे हैं कि इसके हमें कितने हर्जाने भुगत रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई सीखता नहीं, और ये गवर्नमेंट अगर इसके बारे में अगर सेंटिमेंटल नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों का इसको भुगतान करना पड़ेगा। और कांग्रेस का बार बार जिस प्रकार से आलोचना करना है कि अंबानी अडानी का मोनोपोली हो गए, विजय टिवार कह रहे हैं कि अभी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जगह 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी भी अडानी को दे दिया है, पहले एयरपोर्ट लेन दे दिया, पूरा अडानी जी को टेक ओवर कर दिया है, फिर धारावी रीडेवलपमेंट वो भी पूरे अडानी जी को, यानी पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में सिर्फ अडानी और अंबानी का मोनोपोली है। जो आलोचना कांग्रेस करे, कितना हाउ मच ट्रुथ, कितना सच्चाई है उसमें? प्रदीप जी, ब्रिटिश जब आए थे तो उनकी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जी। अभी जो यहाँ पर जो जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अदानी अंबानी लिमिटेड ऐसा हो जाएगा थोड़े दिन में। आपको भारत का नाम भी बदलना पड़ेगा। क्या दूसरे कोई भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है यहाँ पर? दूसरे कोई बिजनेस हाउसेस नहीं है? और सब कुछ उन्हें देना है। जब पोर्ट उनको देने हैं, आपको एयरपोर्ट उनको देने हैं,
आपको उनको कोयले के खदान भी उनके देने हैं, बिजली को भी वही बनाएंगे। तो ये मोनोपोली बिजनेस उनको देने हैं और वो सब कुछ उनके हाथ में ही देना है। मतलब धारावी का डेवलपमेंट 600 एकड़ का वो भी अदानी करेंगे, फिर उसमें से जनरेट होने वाला जो टीडीआर है वो भी अदानी बेचेंगे। तो जिस तरह से अदानी अंबानी पर जो प्यार लुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान तो आने वाले समय में इनको करना पड़ेगा। So let's get rid of the middleman, sir. So everybody will think, let's get rid of the middleman. Let's vote directly for Mr. Ambani and Mr. Adani. अगर वही मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान के, तो उन्हीं को वोट कर देते हैं ना सर। फिर ये बाकी इलेक्शन की क्या जरूरत है? आप Yeah, most probably in next 5 years, Mr. Ambani will be prime minister and Mr. Adani will be president. Right. That's it. Might. One never knows the way things are going. One never knows. Defense But this is absolutely crazy. But what you said about the Sanjay Gandhi National Park, now that is most dangerous. वो एक अंडरग्राउंड लाइन जो वहां से जाने वाली है, इवन मेट्रो के लिए जो अंडरग्राउंड लाइन जाने वाली है, सर, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कोर एरिया ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क, नॉट द आउटस्कर्ट्स। बुलेट ट्रेन भी वहां से जाने वाली है। क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब दे गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर नेशनल पार्क, इज दैट व्हाट दे गोइंग टू डू? हेमंत कामले सर, राजीव जी, हमारा जो 2014 में हमने जो हमारे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट प्लान जो हमने रिलीज किया था, उसकी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत ही नेशनल पार्क से हुई, शायद हमने देखी होगी जी। So we have deep concern about this forest and environment. यस, ओनली पार्टी, द ओनली पार्टी टू हैव इट। ये सरकारें, यहाँ के मिनिस्टर्स अगर इसको मानती नहीं है या इन्हें कुछ इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो इसका भुगतान इन्हें नहीं करना पड़ेगा। ये तो अभी 5 साल के लिए है या 6 महीने कहता हूँ, 6 महीने के हैं या 5 साल या 2 साल रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कितना बड़ा भुगतान करना पड़ेगा इसका। ये जिस प्रकार से एब्सोल्युटली जी से खत्म। जी, बोलिए सर, बोलिए। संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में बोलिए। हाउ डू वी सेव इट, बताइए सर। नहीं, ये जो है कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंट के किसने इनको यहाँ पर इस तरह की परमिशंस दी, और क्या ये सच में जरूरत था कि आप उस नेशनल पार्क के नीचे से आप ये टनल बनाकर ही रास्ता, आपको यहाँ पर इतनी मतलब तादाद है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से सफर करते हैं। आप मेट्रो लेके आ रहे थे ना, आप मुंबई के जो मेट्रो है और थाना पे आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से तो एनवायरमेंट में कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। लेकिन जिस तरह से ये जो प्लान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस शहर को तहस नहस करने का पूरा प्लान है। आप डेवलपमेंट मतलब क्या, मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ मेट्रो लाने से, सिर्फ टनल खोदने से या सीमेंट कंक्रीट रोड खोदने से अगर आप उसको डेवलपमेंट कहते हैं, तो मुझे लगता है ये डेवलपमेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम हमारे देश को, हमारे एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें इसका भुगतान, अभी तो भुगत रहे हैं, आने वाले दिनों में हमने भुगतना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बारिश हो रही है, देखिए यहाँ पर जहां पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर अब 4 फीट पानी जमने लगा है ग्राउंड फ्लोर पर जी। कंक्रीट, द ओनली रीजन इज द कंक्रीट, देयर इज नो प्लान, इसका कोई प्लान नहीं है। There is no catchment area for the water. Where you stay, आपने बताया था मुझे earlier, there used to be a huge catchment area for the monsoon water, and after that slowly, it used to recharge the groundwater, and then after that flow towards the sea. At the moment, it is being blocked by a concrete jungle everywhere. पानी जाएगा कहाँ सर? Sir, I am saying on the bank of the Poisa River. Yes. Barely 100 meters distance is from Poisa River. I am sitting here and I'm within a distance of 100 meters. हम बार-बार इस बारे में कह चुके हैं, पोइसा रिवर हो, दहिसा रिवर हो, ओशिवरा हो, मिडी हो, हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमने, मुझे लगता है we have maximum shows for this subject. Yes. मुझे लगता नहीं किसी चैनल ने इतना किया होगा। इस टॉपिक एनवायरमेंट, ये टॉपिक पर जितने अपने आपके चैनल पर जितने शो हैं, मुझे लगता नहीं किसी चैनल ने इतने किए होंगे। और सरकार की आंखें अब तक खुलती नहीं है, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। And politically, how do you see it? जिस प्रकार से चल रहा है कि I know you don't want to speak on much on this.
भुजबल साहब बारामती में शरद पवार जी का आलोचना करते हैं, बीड़ में आलोचना करते हैं, और दूसरे दिन भुजबल साहब जाते हैं सिल्वर ओक में, मिलते हैं कि आपको नेतृत्व करना है, आपको समाधान निकालना है, सोल्यूशन निकाल। तो हाउ डू सी पॉलिटिक्स? जिस प्रकार से लैंग्वेज मनोज जरांगे पाटिल, नाउ लक्ष्मण हाके जी भी आगे ओबीसी आंदोलन लेके, तो ओबीसी वर्सेस मराठा, तो क्या देख रहे हो? हाउ डू सी द फ्यूचर? क्या चल रहा है हेमंत जी? नहीं प्रदीप जी, वो मिस्टर संजय राउत उन्होंने आज अच्छा डेफिनेशन बताया कि शरद पवार जो है नट सम्राट है और छगन भुजबल जो है, जो हमारे यहाँ पर लोक संगीत होता है ना, उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं ना, उस टाइप के है। अब देखिए ना, ये एनसीपी और कांग्रेस, दे आर लाइक, एक है भेड़िया और दूसरा है सियार, और उनके बीच में मिल गए मिस्टर उद्धव ठाकरे। देखिए, हम इलेक्शन में भी मैंने कहा था कि भाई इनका उपयोग करेंगे, ये लेके आगे लेकर आते हैं उद्धव ठाकरे जी को, कहते हैं कि देखिए इनके ऊपर कितना अन्याय, इनके लोगों ने गद्दारी की। अब फायदा किसका हुआ? 4 से 8 पर पहुंच गए एनसीपी, और 1 से 13 पर पहुंच गई कांग्रेस, और 18 से 9 पर आ गई शिवसेना। तो जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी ठीक तरह से अपनी राजनीति खेल रहे हैं, और बेचारे उद्धव जी को अब तक पता नहीं चल रहा है कि उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में देखिए, ये जो भी लोकसभा के जो रिजल्ट आए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही डेंजरस है। दिस इज अ डेंजर सिचुएशन फॉर भारतीय बीजेपी, क्योंकि जिस तरह की जो आंकड़ों के साथ आप खेल नहीं सकते, जो आंकड़े हैं वो फैक्ट है। तो लेकिन अब जो जरांगे पाटिल जी का जो क्वेश्चन चल रहा है, तो हम हमारी पार्टी का तो हमने बता दिया कि भाई आपको मिलना चाहिए, आपका हक है, लेकिन कोर्ट में तो वो टिकना चाहिए ना। ये यहाँ पर सब एक्टिंग कर रहे हैं। एक सरकार में बैठे हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ हमने आरक्षण नहीं दिया, फिर जो अपोजिशन में वो कहते हैं कि भाई ये आरक्षण टिकेगा क्या, इनको भी पता है टिकेगा नहीं। तो ये सब मिलकर खेल रहे हैं, यहां पर भी इनका नेक्सट चलता है। अब कल जाके गवर्नमेंट चेंज होगी, और जो यहां पर किसी को अंदर से सपोर्ट कर रहा है आंदोलन के लिए, उनको तो वापस वो ही उनके सर पर जाके बैठेंगे कि आरक्षण दो जी। तो ये स्थिति कुछ बदलने वाली नहीं है। कोई अगर इसको एक कंस्ट्रक्टिव उसका डिसीजन लाए, तो मैं समझता हूं कि मराठी समाज की कुछ भलाई होगी, वरना ये खेल चलता ही रहेगा। तो मतलब इफेक्टिवली मराठा रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल फ्रॉड। नहीं दे सकता हूं। मतलब मराठा रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल फ्रॉड, सो टू स्पीक। फिलहाल तो दोनों बाजू से इसका यूज किया जा रहा है ना। जी, दुरुस्त बात। जो पावर में बैठे हैं वो बोलते देंगे, और जो अपोजिशन में बैठे वो तो देना पड़ेगा। और जरांगे पाटिल जी तो मांग मांग के थक गए। बेचारा कितने बार वो अंचल पे बैठे, कितनी बार उन्होंने, उनके पीछे इतना बड़ा समाज है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन इसका कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेके आए तो हमारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, अब देखिए सब जगह बाढ़ आ रही है। जब किसान जब कुछ बोएगा नहीं और सब बह जाएगा, तो आने वाले दिनों में और हालत खराब हो जाएंगे। इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हमने तो आपके ही शो में, मैंने तो मार्च में कहा था कि आने वाले दिनों में सूखा पड़ेगा, पानी के जो हालात है, पानी की किल्लत होगी, और बाद में फिर बाढ़ आएगी। जिस तरह से बाढ़ आएगी ये होगी। इसके लिए हम तैयार ही नहीं है, हम तैयार ही नहीं इसके लिए। दुरुस्त बात। क्या आपको दिखता है? क्या मतलब किसी को है वहां पर इसकी कोई चिंता है? गवर्नमेंट को, ये सत्ता में जो बैठे हैं उनको चिंता है? किसके मुंह पर ये जवाब, ये है मतलब ये सब्जेक्ट है? इनके सब जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, इनकी जो चर्चा चल रही है, वो अपनी अपनी राजनीति की चल रही है। ना किसानों को पड़ी है, ना बेरोजगारी को पड़ी है, ना महिला की सुरक्षा की पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो सर चलते चलते, आई नो दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज स्लाइटली ऑड टू ब्रिंग इट अप ओवर हियर। महाराष्ट्र itself is facing a major crisis, huge crisis. बाढ़ आ गई, पहले सूखा था, और आपने प्रेडिक्ट भी किया था यहीं पर कि भाई बाढ़ आने वाली है। हर साल आती है, लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा होगी, वही हो रहा है। गांव के गांव डूब चुके हैं, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या हैं वो अभी तक मालूम नहीं है। शायद होंगे, मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज
I don't think even an emergency meeting has taken place with the Chief Minister with regard to what is a permanent solution for these floods. That has not taken place. लेकिन सर चलते रहते एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ. Just recently, the Indian cricket team won the T20 World Cup. So congratulations to them. Really, truly wonderful performance. The whole country was united. जबरदस्त. अभी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में. बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की कि क्या भारत लाहौर जाएगा खेलने के लिए. सर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे तो लगता है कि राजनीति से अब इसको हटके जरा देखना पड़ेगा कि हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शायद आपको पता होगा कि कुछ साल पहले श्रीलंका के जो टीम थी, उसके श्रीलंका के टीम के बस के ऊपर फायरिंग की गई थी और जी. कुछ उसके खिलाड़ी उसमें जख्मी हुए थे. तो ऐसे हालात में जो पाकिस्तान के हालात जो है, ऐसे हालात में हमारे खिलाड़ी वहां पर सिक्योरिटी रीजन पे नहीं जाने चाहिए. दुरुस्त बात. आई एग्री. पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, सिक्योरिटी रीजन मैं कोई बात नहीं करता हूँ कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसी बात नहीं करता हूँ. लेकिन हमारे प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी देशों के साथ उनके रिलेशन कैसे हमें पता नहीं, लेकिन हमारे कितने प्यार मोहब्बत के साथ जो रिलेशन है वो पता है आपको. तो ऐसे हालात में हमारे जो प्लेयर्स है वो वहां पर न जाए तो अच्छा है. और अभी आप भी देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान इटसेल्फ. अभी परसों ही बन्नू में और उसके बाद इस्लामाबाद के पास जो एक उनका कंटोनमेंट है उसके अंदर बॉम्ब मतलब कार बॉम्ब जस्ट एक्सप्लोडेड ओवर देयर एंड सो ऑन. So I think the BCCI should make it very clear that hey listen we are not coming, or the government of India itself should not give permission, very frankly. अभी 2 दिन पहले श्रीलंका के एक प्लेयर थे, उनके घर में घुसकर उनको गोलियां मारी गई जी. तो ऐसे हालातों में श्रीलंका अभी ठीक है कि एमटीटी का जो एक दौर था वो निकल गया, लेकिन आज की तारीख में भी वहां पर पाकिस्तान में जितनी भी आतंकवादी संगठन है वो पूरी तरह वहां पर कार्यरत है. ऐसे समय में मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के लिए हमें हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए. Right, thank you so much, sir. राजनीति अपनी जी. Hemant Kamble sir, thank you very much for joining us. Great pleasure as always talking to you. You always talk about fundamental issues and you never try to distract, deviate or divert. You never do that. For that, thank you very much. Namaskar sir. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you sir. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. So Pradeep ji, hell of a lot of water coming in from all over the place. बिल्कुल सर. I mean, I hope they know what they are doing, especially with regard to underground tunnels going in from the Borivali, that is the Sanjay Gandhi National Park, even from the core area. अब आप देख लीजिए सर वो बीकेसी की जो टनल अभी तक खुली पड़ी है, अभी तक नहीं बनी है. इट इज स्टिल देयर, मेट्रो की जो टनल है. yes, yes. और वो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा कोर एरिया जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. After that, it will no longer be a wildlife sanctuary. So I don't really know what these guys are thinking. But it will be sad because the only green lung, the genuine green lung of the city would be destroyed. वो जो सेंट्रल पार्क आने वाला है ना जाने कब आएगा, मालूम नहीं मुझको. आएगा भी या नहीं आएगा, because quite a few groups are preparing to file a PIL against The 33 that particular crore जो झाड़ लगाने वाले थे सुधीर मुंगेटीवार जी, शायद he is one that also. The government says, I mean, the court says yes, he is actually implemented that scheme. तो वो 33 करोड़ लगाइए ना, फिर उसके बाद उनकी देखभाल भी कीजिए. 33 करोड़ में अगर 3 करोड़ झाड़ भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है सर. सीधी सादी बात है. मैं कहता हूँ 3 लाख भी अगर बच जाएं तो अगले 10 साल में एक जंगल बन जाएगा सर. लेकिन I have seen, saplings being planted and after that nobody comes back to look after them and they just die out in the heat and in the cold and in the rain. So nobody really comes back to look after them, which is rather sad. Right, that's just about it. But today we had a great show. We had Mahalakshmi Iyer over Yes, here. yes, welcome. And the way she sang, oh God, that voice is still ringing in my ears. She is a lovely singer. Beautiful. And as you said, she should be in front of the camera too. Yes. But really and truly lovely. I can actually see shades of Lata Mangeshkar ji in her. She is brilliant. Absolutely bloody brilliant. And look at the kind of songs she's sung. Everything. Fantastic. Volatile. Very versatile. Really and truly fantastic. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप जरा सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज. वो जो घंटियाँ बज गई है, वो जो घंटी के ऊपर जरा देख भी लें, जरा क्लिक भी कर लें. बड़ा अच्छा होगा सबके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. हमारी भी हौसला अफजाई होगी कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं. समर्थन कीजिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें. ये आपका काम है. हमारा काम है आपके सामने सच लाना.
Very unfortunately, Mr. Dr. Done could not join us today. He was in, he was traveling from some place to some place. I'm not sure where. I'm sure he'll be with us tomorrow. In the meantime, आप लोग अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बारिश से बच के रहिए. ये देख लीजिए कि सड़क के ऊपर कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे दे रिमूव दी मैनहोल कवर्स एंड ऑल दैट. तो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है, ज़रा ध्यान से रहिएगा, अपना ख्याल रखिए. एंड प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.